हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी फ्रियोन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में कार बाइक खरीदना हुआ महंगा, पीआरडी जवानों का बढ़ा भत्ता, 60 लाख की कार में चलेंगी अब राज्यपाल। खबर है कि योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यूपी में अब गाड़ी खरीदना महंगा हो गया है। सरकार ने बाइक और कार पर 1% परिवहन टैक्स बढ़ा दिया है। पीआरडी के जवानों का भत्ता बढ़ाकर 395 से 500 रुपए किया गया है और ये फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा और इससे 34,000 लोगों को फायदा मिलेगा। अयोध्या में 300 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा और दिव्यांग बच्चों के लिए 4000 फीट में डे केयर सेंटर भी बनेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अब टोयोटा कंपनी की लग्जरी कार कैमरी से चलेंगी। हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। एमपी में पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल से अटैच होंगे। सरकार रखेगी नियंत्रण, 25 गाय या भैंस रखने वालों को अनुदान मिलेगा। मध्य प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर यहां मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार इसके लिए 1 रुपए भू भाट कर पर 25 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाएगी। फिलहाल निजी मेडिकल कॉलेज के लिए निवेशक को खुद जमीन अरेंज करनी पड़ती है। इसके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट नियम में संशोधन किया गया था। यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है और इसके जरिए कैबिनेट ने जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को देने का भी फैसला पलट दिया है। प्रदेश में 25 गाय या फिर भैंस रखने वाले लोगों को अनुदान अब दिया जाएगा। एक व्यक्ति 200 गाय या भैंसे पालकर दूध का उत्पादन कर सकेगा। इसके अलावा पशु आहार अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना होगा। वहीं योजना 14 अप्रैल को लॉन्च की जाएगी। राजस्थान में जून से पहले नहीं होंगे पंचायत के चुनाव, सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया जवाब। कहा पुनर्गठन व परिसीमन प्रक्रिया चल रही है। खबर है कि राजस्थान में 6000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव जून से पहले नहीं होंगे। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त शपथ पत्र से ये बात साफ हो गई है। सरकार ने एडिशनल एफिडेविट पेश कर बताया है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के पुनर्गठन व परिसीमन के लिए मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये प्रक्रिया मई जून महीने तक चलेगी। उसके बाद ही पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 6759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में सरकार से पूछा था कि वह इन पंचायतों के चुनाव कब करवाएगी। सरकार ने इससे पहले जो जवाब पेश किया था उसमें इसका जिक्र नहीं था। ऐसे में हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार को 4 फरवरी के आदेश की पालना में इन पंचायतों का चुनाव शेड्यूल बताने के निर्देश दिए गए थे। सोना 2 दिन में 2464 रुपए गिरकर 88,550 रुपए पर आया। चांदी 2,547 रुपए सस्ती हुई। ये 90,363 रुपए प्रति किलो बिक रही है। अभी और गिर सकते हैं दाम। सोने चांदी के दाम में 8 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 535 रुपए गिरकर 88,550 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 89,085 रुपए थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 29 रुपए गिरकर 90,363 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 90,392 रुपए प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 और 3 अप्रैल को सोने ने 91,205 का ऑल टाइम हाई बनाया था। सिर्फ 2 कारोबारी दिनों में ही सोने के दाम में 2,464 रुपए की गिरावट आई है। वहीं पिछले हफ्ते के आखिर में सोना 91,014 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी का दाम 2,547 रुपए गिरा है और पिछले हफ्ते ये 92,910 रुपए पर थी। शेख हसीना बोली, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा, मैं बांग्लादेश लौटूंगी। वो दिन दूर नहीं जब हमारे गुनहगार कटघरे में होंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा है, मैं वापस लौटूंगी। वो दिन जरूर आएगा जब अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। अवामी लीग की अध्यक्ष हसीना ने ये बात उस वक्त कही जब वो सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी नेताओं के परिवार वालों से बात कर रही थी। पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वे भारत में शरण लेकर आ रही हैं। हसीना ने बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लेकर कहा कि वो ऐसा शख्स है जिसे लोगों से कभी मोहब्बत नहीं थी। यूनुस ने गरीबों को छोटे छोटे कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर दिए हैं और इस पैसे
से कई देशों में ऐशो आराम की जिंदगियां जी हैं। हसीना ने कहा कि उस वक्त हम यूनुस की चालाकी नहीं समझ पाए, इसलिए उसकी मदद करते रहे, लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ वह अमीर होता गया। बाद में उसमें सत्ता की भूख पैदा हो गई जो आज बांग्लादेश को जला रही है। सोमवार की गिरावट के बाद सेंसेक्स 1135 अंक चढ़कर हुआ बंद, 74,200 के पार पहुंचा। निफ्टी में 374 अंक की तेजी। जापान का बाजार 6% चढ़ा। खबर है कि सोमवार की 3% की गिरावट के बाद शेयर बाजार में 8 अप्रैल को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1135 अंक या 1.55% चढ़कर 74,273 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 374 अंक या 1.69% की तेजी रही और ये 22,535 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 8 तारीख के कारोबार में मीडिया, रियल्टी और सरकारी बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मीडिया इंडेक्स 4.72% चढ़ा है। वहीं निफ्टी पीएसयू बैंक और रियल्टी इंडेक्स करीब 2.50% चढ़े हैं। एफएमसीजी, आईटी और ऑटो में तकरीबन 2% की तेजी देखने को मिली। मुद्रा योजना के 10 साल 32 लाख करोड़ लोन दिया, लाभार्थियों में 68% महिलाएं। मोदी बोले, योजना ने लोगों के सपनों को हकीकत बनाया। खबर है कि 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 बजे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बात की और उन्हें इसको लेकर बधाई दी। मोदी ने कहा कि आज जब हम मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, इस योजना ने लोगों को सशक्त बनाकर कई सपनों को हकीकत में बदला है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि ये दिखाता है कि भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर मुद्रा ऋण अपने साथ सम्मान, स्वाभिमान और अवसर लेकर आता है। मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में की थी, जिसका उद्देश्य बिना गारंटी के माइक्रो और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वहीं पिछले 10 वर्षों में इस योजना के तहत 52 करोड़ ऋण खाते खोले गए और कुल 32 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया। इस योजना में 68% लाभार्थी महिलाएं हैं और 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। हिमाचल में 80,000 स्टूडेंट्स की पढ़ाई ठप, 11 दिन से हड़ताल पर वोकेशनल टीचर। सीएम को बोले, मरते दम तक इंतजार करेंगे। हिमाचल प्रदेश के 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की वोकेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई एक सप्ताह से ठप पड़ी है। 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों को स्किल बनाने की ट्रेनिंग देने वाले 2174 वोकेशनल टीचर 11 दिन से शिमला में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस दौरान एक बार भी शिक्षा विभाग ने उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया। वोकेशनल टीचर कंपनी के माध्यम से सेवाएं देने का विरोध कर रहे हैं और हरियाणा की तर्ज पर विभाग के माध्यम से सेवाएं देने की मांग कर रहे हैं। इससे सरकार पर 1 रुपए का भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है और न ही रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं। उल्टा इससे सरकार का हर साल 8 से 10 करोड़ रुपए जो अभी कंपनी को जा रहा है उसकी बचत होगी। ये तर्क वोकेशनल टीचर बार बार सरकार को दे रहे हैं। राम मंदिर में गंगाजल छिड़कने वाले ज्ञानदेव आहूजा बीजेपी से हुए सस्पेंड। टीकाराम जूली के दर्शन के बाद कहा था, कांग्रेसियों के आने से मंदिर अपवित्र हुआ। राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दर्शन के बाद गंगाजल छिड़कने के मामले में बीजेपी के सीनियर लीडर ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। 3 दिन में बीजेपी ने आहूजा से जवाब भी मांगा है। उधर ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में मानसरोवर स्थित आहूजा के आवास के बाहर लगे नेम प्लेट पर कालिक भी पोत दी थी। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा दिन, राजभवन में सीएम, उपराज्यपाल समेत कई बड़े अधिकारियों से की बैठक। अलगाववादी हुर्रियत से 3 संगठन हुए अलग। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और अपने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन शाह ने श्रीनगर स्थित राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की और इसमें अधिकारियों ने उन्हें प्रदेश में चल रही विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है। बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उधर शाह के दौरे के बीच जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए 3 संगठनों ने खुद को अलग कर लिया है और इन संगठनों में जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट शामिल हैं। कर्नाटक छेड़छाड़ मामले में गृह मंत्री ने मांगी माफी, कहा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित। पहले बोले थे बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं आम बात है।
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने यौन उत्पीड़न की घटना पर अपनी टिप्पणी के बाद माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता हूं। अगर मेरी बातों से किसी महिला को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं और माफी मांगता हूं। जी परमेश्वर ने अपने बयान को गलत समझने और इसे और तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही है। दरअसल बेंगलुरु के एक वायरल वीडियो में एक युवक सड़क पर दो लड़कियों के पास जाकर उन्हें गलत तरीके से छूकर भागता हुआ दिखाई दिया था। वीडियो बेंगलुरु के BTM लेआउट इलाके का है और ये घटना 3 अप्रैल की है, जिसके बाद जांच को लेकर पूछे गए सवाल पर जी परमेश्वर ने कहा था कि इस तरह की घटनाएं बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में होती रहती है। इस वीडियो को लेकर भाजपा ने राज्य गृह मंत्री की आलोचना की और इस्तीफे की मांग की थी। राहुल गांधी के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में जो गलत नहीं है उसकी नौकरी बचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच पर रोक लगाई। खबर है कि पश्चिम बंगाल में 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति रद्द करने के मामले में राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मांग की है कि जो लोग निर्दोष हैं उन्हें नौकरी में बने रहने देना चाहिए। राहुल गांधी ने लिखा कि मैं वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन भर्ती में हुए घोटाले की निंदा करता हूँ। राष्ट्रपति खुद एक टीचर रही हैं। 25,753 लोगों के कई ऐसे भी लोग हैं जो कि निर्दोष हैं। उनका इस घोटाले से कोई भी लेना देना नहीं है। उनकी बर्खास्तगी से शिक्षा प्रणाली और परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने स्कूल कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पदों को बढ़ाने को लेकर पश्चिम बंगाल कैबिनेट के फैसले की CBI जांच पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि कैबिनेट के निर्णय की जांच CBI को सौंपने का कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला उचित नहीं था। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध। कहा आप संविधान से चले, पार्टियों की मर्जी से नहीं। तमिलनाडु की MK स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया। कोर्ट ने कहा कि ये मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा न हो। भाजपा ने TMC सांसदों के बहस के वीडियो किए शेयर। कल्याण बनर्जी, महिला नेता में बहस हुई। ममता का नेताओं को निर्देश, शांत रहें। खबर है कि भाजपा IT सेल चीफ अमित मालवीय ने TMC सांसदों के कुछ वीडियो शेयर किए हैं। वीडियो में TMC सांसद कल्याण बनर्जी की पार्टी की महिला नेता से बहस होती नजर आ रही है। मालवीय ने दावा किया कि यह घटना 4 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय में हुई है। यहां TMC का प्रतिनिधिमंडल एक ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचा था। इससे पहले 4 अप्रैल को उन्होंने TMC के सांसदों के व्हाट्सएप ग्रुप AITC MP 2024 की चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। उन्होंने X के पोस्ट में कैप्शन में लिखा कि चुनाव आयोग कैंपस में 2 TMC सांसदों के बीच विवाद के तुरंत बाद नाराज सांसद ने बहुमुखी अंतर्राष्ट्रीय महिला पर आरोप लगाना जारी रखा। ऐसा लगता है कि TMC ने अपने सांसदों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव आयोग के पास जाने से पहले ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए संसद कार्यालय में एकत्रित हों। हालांकि ज्ञापन लेकर जाने वाले सांसद संसद की बैठक में शामिल नहीं हुए और सीधे चुनाव आयोग के पास चले गए। कांग्रेस का 84वां अधिवेशन। खड़गे बोले, भाजपा संघ के विचारधारा वाले लोग गांधी जी का चश्मा, छड़ी चुरा सकते हैं, उनके आदर्श नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा RSS के विचारों के विपरीत है। ये हास्यास्पद है कि आज वह संगठन जिसका स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी योगदान नहीं है, उनकी विरासत का दावा कर रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा और संघ परिवार के लोग गांधी से जुड़ी हुई संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हें उनके वैचारिक विरोधियों को सौंप रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में सर्व सेवा संघ पर भी इस कब्जा कर लिया है और आप सभी जानते हैं कि गुजरात विद्यापीठ में क्या हुआ। खड़गे ने आरोप लगाया कि गांधीवादी और सहकारी आंदोलन के लोगों को हाशिए पर रखा जा रहा है। ऐसी सोच रखने वाले लोग गांधी जी का चश्मा चुरा सकते हैं और छड़ी मार सकते हैं, लेकिन वे कभी भी उनके आदर्शों का पालन नहीं कर सकते। खड़गे अहमदाबाद में कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में बोल रहे थे। टाटा ने यूएस को कार शिपमेंट रोकने का किया खंडन। कहा टैरिफ का असर कम करने की रणनीति बना रही है कंपनी। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था। खबर है कि टाटा मोटर्स ने अमेरिका को जगुआर लैंड रोवर कारों का शिपमेंट रोकने की खबरों का खंडन किया है। कंपनी ने कहा है कि शिपमेंट को कुछ समय के लिए रोकने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन ये अंतिम फैसला नहीं है।
टाटा मोटर्स नए टैरिफ के असर को कम करने की रणनीति बना रही है। इससे पहले 5 अप्रैल को ऐसी खबरें आई थी कि टाटा मोटर्स की प्रीमियम कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने ब्रिटेन से अमेरिका में कारों का शिपमेंट 1 महीने के लिए रोक रही है। JLR ने यह फैसला ट्रंप सरकार की 25% टैरिफ नीति से बचने के लिए किया है। वक्फ को लेकर सभी जिलों में 10 अप्रैल से चौपाल। राजद नेता बोले, हक छीन रही है सरकार, नीतीश कुमार अब मुखिया के लायक नहीं। किशनगंज में राजद कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई है, जिसमें राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश इकबाल ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि बिहार के सभी जिलों में 10 अप्रैल से वक्फ को लेकर चौपाल लगेगी। इसमें राजद के विधायक और MLC लोगों को जागरूक करेंगे। दानिश इकबाल ने केंद्र सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ मुस्लिम हितैषी होने का दावा करती है, दूसरी तरफ उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी मुस्लिम ट्रस्टी नहीं है, फिर वक्फ में गैर मुस्लिम को क्यों लाना चाहते हैं। चुनाव के पहले बिहार में 27,000 नई नौकरियां, सबसे ज्यादा 20,000 भर्तियां हेल्थ में होंगी। राज्य मंत्रियों को हर महीने 1,68,000 रुपए मिलेंगे। खबर है कि चुनाव से पहले बिहार में 27,000 नई नौकरियों की घोषणा हुई है। नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को 27,000 से अधिक नई बहाली की विस्तृत मंजूरी दी है। इसमें स्वास्थ्य विभाग में 20,052, सहायक उर्दू ट्रांसलेटर के 3,306, कृषि विभाग में 2,590 और मद्य निषेध विभाग में 48 पदों पर भर्ती होनी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं कैबिनेट की मीटिंग में बिहार में राज्य मंत्री और उप मंत्री का दर्जा प्राप्त नेताओं के वेतन में इजाफा किया गया है। राज्य मंत्रियों की सैलरी में 36,000 रुपए और उप मंत्रियों के सैलरी में 36,500 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं राज्य मंत्रियों को अभी 1,32,000 रुपए मिलते थे, जो कि अब 1,68,000 रुपए मिलेंगे। इसमें 36,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उप राज्य मंत्रियों को अभी 1,31,500 रुपए मिलते थे और इन्हें अब 1,68,000 रुपए मिलेंगे। इनकी सैलरी में भी 36,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा, काम करने वाले को ही मिलेगी जिम्मेदारी, पार्टी ऑफिस में चले लात घुसे। खबर है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदाकत आश्रम में पार्टी के नेताओं और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की और इस बैठक में राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि बिहार में गठबंधन बना रहेगा। पार्टी नेताओं को निर्देश देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 20 अप्रैल तक पंचायत और बूथ लेवल पर कमेटी बनाना सुनिश्चित करें। इसमें सभी जातियों और धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जो नेता काम करेंगे उन्हें ही पार्टी में जगह और जिम्मेदारी दी जाएगी। गांव-गांव तक पहुंचने और आम लोगों तक कांग्रेस के विचारों को पहुंचाएं। आपको बता दें कि यहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को बिहार दौरे पर थे। पहले बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए, फिर पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। इसके बाद सदाकत आश्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की कोई न्यायिक अड़चन नहीं है और यहां पर इसे लागू करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ओबीसी महासभा का दावा है कि अब मध्य प्रदेश में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कमलनाथ सरकार ने 2019 में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इसके बाद विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक पारित कर दिया गया। वहीं 2 सितंबर 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग ने ओबीसी को भर्ती में 27% आरक्षण देने का सर्कुलर जारी किया था। इसके खिलाफ यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन हाईकोर्ट गया था और 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने सरकार के सर्कुलर पर रोक लगाई थी। आज का सुविचार, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, हार केवल उसी की होती है जिसमें लड़ने का साहस नहीं होता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।